नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर आशा पांडे जी की लिखी कहानी दंश। दोस्तों, आशा पांडे जी हिंदी की सुपरिचित कवित्री और लेखिका हैं। इतिहास में एमए और पीएचडी करने के बाद भी उनकी साहित्य में गहरी रुचि है। आशा पांडे जी कविता रचती हैं, कहानी लिखती हैं। उनके कई दोहा संग्रह, बाल कविता संग्रह और यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हो चुके हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में रहने वाली आशा पांडे जी की रचनाओं का मलयालम, उड़िया सहित कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उनकी कहानी कविताएं रेडियो और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रसारित प्रचारित होती रहती हैं। आशा पांडे जी को महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी ने मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। सनेही के हाथ से मशीन का हत्था, हैंडल आज फिसल फिसल जा रहा है। ऐसा तो पहले दिन भी नहीं हुआ था जब बड़े साहब ने उसे मशीन का हत्था हाथ में पकड़ाकर घास काटना सिखाया था। पहली मर्तबा मशीन पकड़ते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। मशीन और साहब दोनों का डर था। ऐसा नहीं कि उसने पहले कभी घास नहीं काटी थी, काटी थी, अनेक बार काटी थी। गांव में बरसात के महीनों में लंबी लंबी घास उसे हंसिया से काटनी पड़ती थी। उसने घास छीली भी थी, लेकिन बंगले के बगीचे में नहीं, खेतों में, मेड़ों पर, चकरोटों पर खुरपे से। जेठ वैशाख के महीने में जब खेती का काम नहीं रहता था, तब सनेही खुरपा खाची लेकर निकल पड़ता था घास की तलाश में। जेठ की लपलपाती धूप घास को लील जाती थी। कहाँ बचती थी घास। खाची भर घास छीलने के लिए सनेही खेतों से मेड़ों पर, मेड़ों से बाग बगीचों में, बाग बगीचों से कुआं तालाब के आसपास घूमता रहता। शाम तक जब बमुश्किल खाची भर घास हो जाती, तब वह उसे चौधरी के घर दे आता। चौधरी के घर में गाय गोरू थे। चौधराइन खाची भर घास के बदले उसे किलो भर गेहूं दे देती। इस तरह घर में फाका होने से बच जाता। पर खुरपा की बात अलग है, मशीन की बात अलग है। बड़े साहब ने हिम्मत बंधाई थी, तब कहीं जाकर उसका डर भागा था और एक दिन में ही वह मशीन चलाना सीख गया था। ऐसी मखमली घास तथा घास काटने की ऐसी शानदार मशीन अब तक उसने सिर्फ सिनेमा में ही देखा था। हीरो लोग अपने बगीचे की मखमली घास ऐसे ही मशीन से काटते थे। सनेही का पक्का मानना है कि इस तरह मशीन से घास काटना अमीर और बड़े लोगों का काम है। अब जब सनेही मशीन हाथ में पकड़ता है तो उसका सीना गर्व से तनसा जाता है। उसे लगता है कि जैसे वही इस बगीचे का मालिक है। वह मन ही मन सुंदर को दुआ देता है। इस बंगले पर सुंदर ने ही उसे रखवाया था। बंगले की एक तरफ बगीचे से थोड़ा पीछे आउट हाउस है, 2 कमरों का घर। सनेही को परिवार सहित रहने के लिए बड़ी साहब ने यही घर दे दिया था। पक्की फर्श और दीवालों पर प्लास्टर वाला यह आउट हाउस सनेही को किसी बंगले से कम खूबसूरत नहीं लग रहा था। खुशी से उसने अपनी घरवाली की ओर देखा तो मुस्कुरा उठा। उसकी घरवाली अपनी साड़ी समेटते हुए पैरों को संभाल संभाल कर उस चिकनी फर्श पर रख रही थी। धूल मिट्टी से सने उसके पैर कहीं फर्श को गंदा न कर दें, इसलिए। जब इस बंगले पर सनेही लगा तो उसके कुछ महीने पहले ही यहाँ का पिछला नौकर चला गया था। तब से यह आउट हाउस बंद पड़ा था, इसलिए धूप, मिट्टी और जाले हो गए थे। किंतु गांव के कच्चे घर से आई पार्वती को आउट हाउस एकदम साफ लग रहा था। उसके तीनों बच्चे भी खुशी के मारे बगीचे से आउट हाउस तक उछल कूद कर रहे थे। शहर तथा पक्के मकान में रहने की खुशी उनके लिए किसी बड़े खजाने के मिल जाने जैसी थी। सनेही को इस बंगले में बगीचे की देखभाल का काम मिला था। बंगले में झाड़ू पोछा लगाने तथा बर्तन मांजने का काम पार्वती ने संभाल लिया था। सनेही को आश्चर्य होता, इतना बड़ा बंगला और रहने वाले बस 3 जन, बड़े साहब, साहबाइन तथा एक बेटा, बस। बाकी तो नौकरों का राजपाट। रसोई बनाने वाला महाराज, कपड़ा धोने वाला धोबी,
बाजार से सौदा सुलभ लाने वाला सुंदर, ड्राइवर सनेही पार्वती, मालिक लोगों से ज्यादा नौकर चाकर, बड़े लोगों की बड़ी बात, छोटे साहब वकील हैं। सुबह शाम उनसे मिलने आने वालों से बरामदा भरा रहता है। घंटों बैठकर लोग उनसे मिलने का इंतजार करते हैं। शाम को जैसे ही छोटे साहब घर आते हैं, साहबाइन पार्वती को आवाज लगाती है। पार्वती छोटे साहब के लिए चाय पानी बनाने बंगले में चली जाती है। 3-4 महीने पहले छोटे साहब ने खाना बनाने वाले महाराज को निकाल दिया था। कहते हैं वह अच्छा खाना नहीं बनाता था तथा चोरी छिपे घी दूध खुद हजम कर जाता था। महाराज को निकालने के बाद से पार्वती ही रसोई का भी काम संभालती है। अब उसे दिन भर बंगले के काम में पिसे रहना पड़ता है, लेकिन वह खुश है, उसकी पगार बढ़ गई है। शहर में दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देख पार्वती के भी मन में आया कि उसके बच्चे भी स्कूल जाएं, पढ़ें, लिखें। साहबाइन से विनती कर एक दिन उनको साथ लेकर वह जिला परिषद के स्कूल में बच्चों का दाखिला करवा आई। सनेही भी खुश हो गया था। पार्वती से उसने कहा भी, गांव के नरक से शहर के स्वर्ग में आ गए हैं हम लोग। अब अपने जगन मगन और मुन्नी की तकदीर समझो खुल गई। सुध ले ली भगवान ने, 4 अक्षर पढ़ लेंगे तो इंसान बन जाएंगे। मेरे जैसा काला अक्षर भैंस बराबर वाली हालत तो नहीं रहेगी। पार्वती हंस पड़ी थी। पार्वती को खुशी से हंसता देख सनेही और खुश हो गया था। बेचारी गांव में कैसी मुरझाई सी रहती थी। पेट भर के भोजन भी तो नसीब नहीं होता था उसे। अब तो यहाँ फल फूल भी खा रही है, महकाऊ तेल साबुन भी लगा रही है। गांव से शहर आई पार्वती शहर के पहनावे ओढ़ावे को बड़े गौर से देखती और वैसा ही पहनने ओढ़ने की चाह रखती। एक दिन उसने उल्टे पल्ले की साड़ी पहन ली। सनेही देखता ही रह गया, इतनी सुंदर, एकदम सनीमा की हीरोइन की तरह। अब ऐसे ही साड़ी पहना कर तू कितनी सुंदर लग रही है। सनेही ने पार्वती का हाथ पकड़कर उसे अपने समीप बैठाना चाहा, पर बंगले से साहिबाइन के बुलाने की आवाज आ गई। काम के लिए देर हो रही थी। पार्वती सनेही का हाथ छुड़ाकर बंगले में काम करने चली गई। सनेही का दिल कुछ खिन्न हुआ, पर उसकी आंखों में उल्टे पल्ले की साड़ी पहनी पार्वती समाई रही। वह दिन भर बगीचे में गुलाब के फूलों के बीच गुनगुनाता रहा। दूसरे दिन बाजार जाकर वह पार्वती के लिए काजल, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक भी खरीद लाया। पार्वती श्रृंगार के उन साधनों को देख शर्मा के बोली थी, अब मैं क्रीम पाउडर लगाकर घूमूंगी। घूमेगी क्यों? क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाकर मेरे पास बैठेगी। ले, अभी सब लगाकर दिखा। धत, तुम भी ना? पार्वती फिर शर्मा उठी। सनेही ने हंसकर उसके चेहरे पर ढेर सारा पाउडर छिड़क दिया। उसकी दुनिया बदल गई। पर इधर कुछ दिनों से न जाने क्या क्या हो रहा है सनेही के मन में। एक कांटा सा चुभा रहता है हरदम। उसे लगने लगा है कि पार्वती उससे दूर भागती है। वह उसके पास रहना चाहता है, पर पार्वती को बंगले के काम से ही फुर्सत नहीं है। छोटे साहब के आते ही पार्वती का उनके नाश्ते पानी भोजन के लिए बंगले में चले जाना अब सनेही को बिल्कुल नहीं सुहाता है। एकदम विचलित हो जाता है सनेही। कई बार वह पार्वती से कह चुका है, सब बनाकर तो आई हो, अब साहिबाइन परोस देंगी। तुम्हें अभी बंगले में जाने की क्या जरूरत है? बता दो एक दिन उन्हें कि इस समय न बुलाया करें। पर साहिबाइन आवाज लगाकर पार्वती को बुला ही लेती हैं। न जाने क्यों सनेही को लगता है कि पार्वती खुद भी जाने के लिए उत्सुक रहती है। कभी कभी भोजन करते समय सनेही पार्वती के दिल में घुसकर पार्वती को कुरेदता है। तू कितनी अच्छी सब्जी बनाती है पार्वती, मैं तो बस उंगलियां चाटता रह जाता हूँ। छोटे साहब ने भी कभी तेरी बनाई सब्जी की तारीफ की? क्या पता करते भी होंगे तो साहिबाइन ने मुझसे कभी नहीं कहा। मैं तो रसोई में रहती हूँ, थाली तो साहिबाइन ही ले जाती है उनके सामने। पार्वती सहज और भोलेपन से जवाब देती है, पर सनेही को सब नाटक लगता है। अब जब कभी पार्वती तैयार होकर शीशे में अपना मुखड़ा निहारती है तो सनेही कुढ़ जाता है। बात बेबात पार्वती पर अपना गुस्सा निकालता है। पार्वती को आश्चर्य होता है।
क्यों खरीद कर लाया था क्रीम पाउडर? क्यों कहा था उल्टे पल्ले की साड़ी पहनाकर? पार्वती साड़ी का पल्लू बदल देती है, सिंगार पटार छोड़ देती है, पर अब पार्वती के पल्लू बदलने से सनेही का दिमाग नहीं बदलता। सनेही कई बार कह चुका है, नौकरी छोड़कर गांव चले चलते हैं, पर पार्वती डटकर खड़ी हो जाती है। यही तो वह नहीं मान पाती है। सनेही बौखलाता है, क्यों जाएगी गांव? 16 सिंगार का सुख तो यहाँ मिल रहा है। संदेह की आग नागिन सा बल खाती हुई लपक पकड़ लेती है। पार्वती उसमें जलती है पर भस्म नहीं होती। उसके 3 बच्चे, 3 गैलन पानी है, वह भस्म कैसे हो सकती है? उसकी स्वप्न यात्रा अभी शेष है। वह अपनी अंतर शक्तियों को बटोरने में जुट जाती है। सनेही बौरा गया है तो क्या पार्वती भी बौरा जाए? बच्चों की उन्नति तरक्की का स्वप्न जो पार्वती की आंखों में गहरे तक उतर गया है, उसके चलते वह स्नेही की बातों की ओर से कान मूंद लेती है। पर कान मूंद लेने से क्या होता है? आंखें तो खुली हैं। स्नेही के हाव भाव, उसकी उपेक्षा आंखों के रास्ते दिल में उतरती है और नश्तर की तरह चुभ जाती है। बात मामूली नहीं है। स्नेही ने पार्वती का स्वाभिमान घायल किया है और घाव पर लगाने के लिए कोई मरहम भी नहीं छोड़ा है। अब तक न जाने कितनी बार पार्वती अपनी भावनाओं को शब्द देकर स्नेही को समझा चुकी है, पर धुंध से ढका उसका दिमाग सीधा सीधा कुछ सोच ही नहीं पाता है। उसने एक दुनिया गढ़ ली है जो कटीली होने के साथ साथ बेतरतीब भी है, जिसमें स्नेही उलझ उलझ जाता है। सुकून बस इस बात का है कि अपनी बात मनवाने के लिए वह पार्वती पर कभी अधिक जोर जबरदस्ती नहीं करता, मारता पीटता नहीं, बस घुन लगे की तरह गलता जा रहा है। मन ही मन दोनों अविराम युद्ध लड़ रहे हैं। खोजी हो गए हैं दोनों। स्नेही पार्वती के हाव भाव में, बनाव श्रृंगार में, बातचीत में कुछ न कुछ खोजता है, तो पार्वती स्नेही में स्नेही को खोजती है। दिन भर खेतों में मजूरों के साथ काम करने वाली पार्वती थककर घर जाती तो काम पर से उससे पहले लौटा स्नेही उसके इंतजार में पलक पावड़े बिछाए मिलता। लोटा भर पानी उसके हाथ में पकड़ा देता। वह जुड़ा जाती। दिन भर के थकान का समापन। वह दिया बत्ती करती, स्नेही चूल्हा जला देता। वह रोटी सेकती, स्नेही चटनी बना लेता। वह उन्नीदे सोए बच्चों को भोजन के लिए जगाती, स्नेही थाली लगा देता। बच्चों के खाने के बाद अगर रोटी कम पड़ती तो वह भूख न होने का बहाना बना लेता, जिससे पार्वती भरपेट खा सके। कितना बड़ा खजाना था गांव में उसके पास, और अब यहाँ सब कुछ पाकर भी रीति छूछी रह गई है। वह कभी कभी तो वह स्नेही को ढूंढ भी लेती है। सोचती है अब नहीं गायब करूंगी इसे, पर स्नेही है कि पल पल गायब होता जा रहा है। रसोई में दाल बघारी जा रही है। तड़के की महक रसोई और बरामदे को पार करती हुई लॉन में मशीन चलाते स्नेही तक पहुंच रही है। छोटे साहब भोजन करके कचहरी के लिए निकल गए। पार्वती अपने आंचल से ढककर कटोरी भर दाल घर ले आई है। पूरी की पूरी दाल उसने स्नेही की थाली में उड़ेल दी। दाल की महक बड़ी सौंधी है, पर क्या करे स्नेही, यह सौंधी दाल भी तो बिच्छू की तरह डंक मारती है उसे। डंक स्नेही को लगता है, परवेश पार्वती को चढ़ता है। दर्द से छटपटाती है पार्वती। उसकी आंखें सूखी हैं, पर दिल झरता है। मन बेचैन रहता है। काम सोचता ही नहीं। कभी सब्जी में नमक अधिक डाल देती है तो कभी दाल बिना नमक के ही परोस देती है। रोटी की चित्तियां काली राख में तब्दील हो जाती हैं, या फिर झक सफ़ेद रोटी अपने कच्चेपन से छोटे साहब को बिफरा देती है। साहब खाना छोड़कर भूखे ही कचहरी चले जाते हैं। सब आइन का पारा चढ़ जाता है। कहाँ रहता है तेरा ध्यान आजकल? लड़का बिना खाए ही चला गया। तुझसे अच्छा तो पहले वाला महाराज ही था। देख सुधर जा, नहीं तो काम से निकाल दूंगी तुझे। कब तक कोई कच्चा पक्का खाता रहे? पहले तो तू ऐसी न थी, अब 4 पैसा कमाने लगी तो दिमाग चढ़ गया है तेरा। पार्वती सुनती फिर सुनती, बार बार कोशिश करती कि सहबाइन नाराज न हो, पर उसे कुछ सूझता ही नहीं। गलती हो ही जाती उससे। खाना बनाने से मिलने वाली अतिरिक्त आमदनी से ही तो वह अपने बच्चों को स्कूल भेज पाई है। कहीं काम छूट गया तो वह डर जाती।
सनेही की बातों को दिमाग से झटक कर बड़ी मुस्तैदी से काम में लग जाती है, पर सनेही है कि दिमाग में घुसता ही रहता है। कल रात को कैसे पूछ रहा था, साहब को तो कटे बाल पसंद होंगे। तू तेल चुपड़ी लंबी चोटियों में बंगले में घूमती रहती है, उन्हें तो घिन आती होगी तुझसे, कभी कुछ कहते नहीं। प्रश्न के निहितार्थ से पार्वती सुलग उठी थी। कैसी बात करता है तू? मैं वहां काम करने जाती हूं कि साहब से बोलने बतियाने? अपने बाल दिखाने जाती हूं मैं। सनेही उसके जवाब को सुनकर मुस्कुरा दिया था, जैसे कह रहा हो, बड़ी चालाक है तू, भनक नहीं लगने देगी मुझे, सारे निशान सोख जाती है। वाह रे तेरिया चरित्र। सनेही को बंगले में फूल पौधे बाग बगीचे की देखभाल का काम मिला था, इसलिए बंगले के भीतर उसका जाना नहीं होता। उसकी कभी इच्छा भी नहीं हुई थी बंगले में जाने की, किंतु इधर कुछ दिनों से जब छोटे साहब बंगले में रहते हैं और पार्वती काम करने आई रहती है, तब सनेही का मन होता है कि वह अंदर एक आध बार देख आए। बंगले में जाने के लिए उसने एक अच्छी युक्ति भी सोच ली है, सहबाइन के लिए पूजा के फूल लेकर जाना। कभी कभी तो सहबाइन बरामदे में ही फूल की टोकनी पकड़ लेती हैं, तो कभी उसे निर्देश दे देती हैं कि जाकर पूजा घर में फूल रखाए। यहाँ काम करते हुए उसे 2 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, इसलिए घर में उसके प्रवेश पर अधिक रोक टोक नहीं है। आज भी वह फूल लेकर आया है। सहबाइन फोन पर किसी से बात कर रही हैं। उन्होंने सनेही को इशारा किया कि वह पूजा घर में फूल रखाए। सनेही अंदर गया। अंदर के कमरे से छोटे साहब की धीमी आवाज आ रही है। लग रहा है किसी से बात कर रहे हैं। पूजा घर में फूल रखते हुए उसने रसोई में झांक लिया। पार्वती रसोई में नहीं है। सनेही के हाथ पैर सुन्न हो गए। पार्वती रसोई में नहीं तो कहाँ है? क्या छोटे साहब के कमरे में है? छोटे साहब पार्वती से बात कर रहे हैं। वह छोटे साहब के कमरे में घुस जाना चाहता है, देखना चाहता है पार्वती का यह रूप, पर साहस है कि जवाब दे रहा है। छोटे साहब का डर नहीं, उसे छोटे साहब का कोई डर नहीं है। उसके मन का संदेह, हाँ, इसी से डरता है वह। हकीकत में वैसा ही देख पाना उसके बस का नहीं है। चाहता है उसके मन में उठने वाली सारी बातें गलत साबित हो जाएं। कैसे देख पाएगा वह पार्वती को छोटे साहब के कमरे में? कैसे करेगा उसका सामना? पूजा घर में फूल रखकर सनेही बड़ी फुर्ती से पलटा। जल्दी निकल जाना चाहता था वह घर से, पर सहबाइन ने उसे रोक लिया। क्यों रे सनेही, पार्वती का मिजाज तो आसमान पर चढ़ता जा रहा है। तो सहबाइन को सब पता है। सनेही सहम गया है। क्या जवाब दे, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। इधर 3-4 महीने से न जाने कहाँ खोई रहती है। काम में उसका मन नहीं लगता। ऐसा खाना बनाती है कि पानी के सहारे गले के नीचे उतारना पड़ता है। हर दिन मेरा प्रमोद ठीक से खाए बिना ही कचहरी चला जाता है। उसका बस चलता तो वह कब का पार्वती को निकाल बाहर करता, लेकिन मैं ढाल सी तन जाती हूँ। तेरा मुंह देखती थी, सोचती थी 3 बच्चे हैं, बंधी बधाई आमदनी है, क्यों नौकरी छीनूं। समझा बुझा कर देख लिया, डांट डपट कर देख लिया। 4-5 दिन पहले की बात है, फिर से बिना नमक की सब्जी परोस दी उसने। प्रमोद बहुत चिढ़ गया, उठाकर थाली फेंक दी। उस दिन शाम से मैंने पार्वती से रसोई का काम छुड़ा दिया, पर अब तो उसका मन बर्तन झाड़ू में भी नहीं लग रहा है। बर्तन इतना जूठा मांजती है कि क्या कहूँ। कल से उसे मैंने सारे कामों से छुट्टी दे दी। सनेही चौंक उठा। क्या, पार्वती काम पर नहीं आई है? नहीं, मैंने उसे निकाल जो दिया काम से। उसने तुझे नहीं बताया? नहीं, मैं तो सुबह जल्दी ही बगीचे में आ जाता हूँ। मुझे तो लगा पार्वती बंगले में। देख सनेही, मैंने पार्वती को बता दिया है। तुझे नहीं पता तो तुझे भी बता दे रही हूँ। अगर पार्वती काम नहीं करेगी तो तेरा काम भी छूटेगा। अब सिर्फ माली के लिए मैं आउट हाउस नहीं दूंगी। आखिर तो मुझे दूसरी कोई काम वाली रखना ही है, तो मैं ऐसा ही परिवार देखूंगी जो सारे काम करे। सनेही अवाक है। सहबाइन उसकी नौकरी छूटने की बात कर रही हैं और वह अपने भीतर कुछ टटोल रहा है। उसने अपने भीतर कुछ चित्र बनाए हैं। सहबाइन के बोलने के ठीक पहले भी उसने एक चित्र गढ़ा था। सहबाइन की बातों से इन चित्रों का मेल नहीं हो रहा है। चित्र टकराकर खंडित हो रहे हैं। चाहता तो यही था वह
पर अब दिमाग जाने क्यों सुन्न हुआ जा रहा है। वह अपने सुन्न पड़ते दिमाग को संभालते हुए आउट हाउस की ओर बढ़ने लगा। तभी सुंदर ने उसे आवाज दी। सुंदर अभी अभी प्रेस के कपड़े लेकर आया है। आज वह स्नेही से बात करने के मूड में है। दोनों बगीचे के एक कोने में बैठ गए हैं। बंगले में तैयारी शुरू हो गई है। कैसी तैयारी? स्नेही की आवाज प्रश्न से निर्लिप्त है। सच तो यह है कि इस समय वह सुंदर से बात करने के मूड में भी नहीं है। अब महीने भर ही तो बचे हैं शादी के। किसकी शादी के लिए? छोटे साहब की। और किसकी? स्नेही को झटका लगता है। छोटे साहब की शादी? हाँ यार, तुम दिन रात यहीं रहते हो, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं तो घंटे 2 घंटे के लिए ही बंगले पर आता हूँ। पार्वती भाभी के सामने ही तो सहबाइन मुझे बता रही थी। शादी तय हुए तो 15-20 दिन हो रहे हैं। बड़ी जल्दी में तय हुआ है रिश्ता। किस दुनिया में रहते हो यार तुम? पार्वती को सब पता है। वह धीरे से फुसफुसाता है। और मैं सोच रहा था कि अब क्या होगी साहब की शादी। अब कोई शादी की उम्र है क्या? वाक्य पूरा करते करते आश्चर्यजनक तरीके से उसकी आवाज तेज हो गई थी और वह हंसने की भरसक कोशिश करने लगा था। वह नहीं चाहता था कि इस समय जो तूफान उसके अंदर जोर मार रहा है उसकी भनक भी सुंदर को लगे। सुंदर के साथ सामान्य होने की कोशिश में वह और अधिक असामान्य होता जा रहा था। अचानक वह एक झटके में वहां से उठ गया। यार सुंदर, तुम जाओ अपने काम देखो, मैं जरा घर होकर आता हूं। पार्वती की तबीयत कुछ खराब है। सुंदर ने महसूस किया कि कुछ अस्वस्थ, कुछ बदरंग, कुछ उदास और असक्त तो स्नेही ही दिख रहा है। पार्वती की तबीयत का तो भगवान जाने, जरूर स्नेही कुछ छिपा रहा है। घर में प्रवेश करते समय स्नेही के कदम लड़खड़ा रहे हैं। अपना ही घर बेगाना लग रहा है। पिछले कुछ महीनों से स्नेही ने अपने भीतर जो कुछ जमा कर लिया था वो सब आज उसके ही गले में अटक अटक जा रहे हैं। घुट रहा है उसका गला आज। बूंद भर तरल बात जो पार्वती के मुंह से निकले तो उससे स्नेही का गला घुटने से बच सकता है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। पीछे के कमरे में एक कोने में पड़ी चारपाई पर पार्वती मुंह ढके लेटी है। स्नेही चारपाई के पास खड़ा है। पार्वती? मैं बहुत गलत था। पार्वती के चेहरे से चादर हटा दिया है स्नेही ने। पार्वती की आंखें लाल हुई हैं। मुझे माफ कर दो पार्वती। जगन मगन की किस्मत में भी घास छीलना ही बंधा है। पार्वती बुदबुदाई। मैंने तुझे गलत समझा, तेरे ऊपर शक किया। मैं पापी हूं पार्वती। जगन मगन अब नहीं पढ़ पाएंगे। पार्वती की आंखें डबडबा आईं। पार्वती, तूने मुझे नौकरी छूटने की बात नहीं बताई। मेरा अरमान चूर चूर हो गया। नहीं देख पाऊंगी मैं बच्चों को बाबू बनते। छोटे साहब की शादी तय हो गई है, तूने ये भी मुझे नहीं बताया। अच्छा किया, मैं था ही कहाँ इसके लायक। मुन्नी का जीवन भी अब मेरे जैसा ही बीतेगा, घरों में बर्तन मांजते हुए। ऐसा कुछ नहीं होगा पार्वती, हम कहीं दूसरी जगह काम तलाशेंगे। बस तू मुझे माफ कर दे। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। अब तेरे बारे में मैं कभी गलत नहीं सोचूंगा। सच पार्वती, बस एक बार माफ कर दे। पार्वती चुप है, क्या बोले। इस माफीनामे का अब वह क्या करे। निचुड़ तो गई पूरी तरह। क्या जैसी दिखाई दे रही है वैसी ही बची है पार्वती। नहीं दिखेगा स्नेही को। दिल में उतरकर भीतर देखना आता ही कहाँ है उसे। अब किस बात की माफी, उसने तो ये सोचना ही छोड़ दिया था। जीती रही बच्चों के लिए। टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाने के बाद पार्वती को जुड़ने की अब कोई चाह ही नहीं है। वह तो अच्छा है कि उसका टूटना, उसका दरकना ऊपरी तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है और इसी के सहारे तो पार्वती आगे की जिंदगी भी बिता देगी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आशा पांडे जी की लिखी कहानी दंश।